फेडरलिज्म का फेडरलिज्म का हम लोग जो पढ़े हुए थे उसमें हम लोग लास्ट देखा हुआ था कि आखिरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। अब ये सारे चीज के बाद हमको एक चीज इंडिया के बारे में देखना है। आज का टॉपिक हमारा होगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब बात यहाँ पे उठता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का क्या फोकस आता है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इसलिए बोला गया कि इंडिया में जो पावर है वो कैसे डिवाइड किया गया। पहला बात होता है कि इंडिया पूरा होल एक कंट्री के बेस में जब था तो एक सिंगल यूनिट के हिसाब से इतना बड़ा कंट्री है और उसमें फिर छोटे छोटे स्टेट्स होके थे। तो पहला प्रॉब्लम ये था कि इतना बड़ा स्टेट को इतना बड़ा कंट्री को इजीली रूल करना सिंगल हैंडेडली पॉसिबल नहीं था। अब छोटे छोटे जब स्टेट बनाए गए तो इंडिया फेडरल सिस्टम में आया। तो फेडरल सिस्टम में क्या किया गया था, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया था, एक था सेंट्रल गवर्नमेंट, एक था स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो था तो ओवरऑल देख लेता था, स्टेट गवर्नमेंट अपना। लेकिन अब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला जितना संभालता था और स्टेट गवर्नमेंट जितना संभालता था वो पॉसिबली काम नहीं करता था। क्योंकि कुछ स्टेट इतने बड़े हैं लाइक यूपी, महाराष्ट्र, अगर इनका बात करते हैं तो इनका एरिया इतना बड़ा बड़ा होता है कि रशिया हो गया या रशिया से हमारा यूपी का बात करें तो रशिया से बड़ा हो जाता है। महाराष्ट्र एज बिग एज जर्मनी के साइज का है। तो जर्मनी जो एक कंट्री है उतना बड़ा है, हमारा एक एक स्टेट इतना बड़ा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगल यूनिटली स्टेट गवर्नमेंट भी वो चीज रूल कर पाए या उसको संभाल पाए। तो उसी वजह से एक नया सिस्टम लागू किया गया था। आपको हमने बताया हुआ था ड्यूरिंग द 1990s के बाद से यहाँ पे नए पॉलिसीज लाने स्टार्ट हुए थे। तो मेजर स्टेप लिया गया इन द ईयर 1992 में। 1992 में एक मेजर स्टेप लिया गया, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा बोला गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो रहा, स्टेट गवर्नमेंट तो रहा, अब एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया जाएगा बोल के देखा गया। क्योंकि नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने का जरूरी इसलिए था कि अब अगर वो नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं लाते तो काम अच्छे से नहीं हो रहा था। क्योंकि ये बड़े बड़े जो स्टेट्स है उनका काम अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता, आपका रोड टूटता है तो आप जाके पीएम को तो लेटर नहीं लिखते हो आपके लोकल अथॉरिटी के पास जाते हो। तो उसी तरह आप सोच लो कि महाराष्ट्र या फिर यूपी से बड़े बड़े स्टेट्स में भी अगर वो लोग क्या करेंगे, अपने स्टेट में अगर कुछ भी हुआ, अपने कोई भी छोटे से कोई रास्ता टूटा, कोई नाली बर्बाद हो गया, कहीं पे कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो जाके सीएम के पास इन्फॉर्म करेंगे क्या, स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे क्या? अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म चलो कर भी देते हैं तब भी इश्यू क्या था, स्टेट गवर्नमेंट को इश्यू डालते, स्टेट गवर्नमेंट को पूरा होल स्टेट का केसेस आता, तो एक के बाद एक सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया गया एक नया सिस्टम, एक नया डिसेंट और एक नया पावर होल्डर लाया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ थर्ड टायर सिस्टम। इंडिया में अभी 3 टायर सिस्टम के गवर्नमेंट चल रहे हैं और वो तीसरा टायर सिस्टम ईयर 1992 में लाया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस में किया गया और ये तीसरा को लोकल गवर्नमेंट बोला गया। और ये कंपलसरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये मैंडेटरी किया गया, मतलब कंपलसरी किया गया कि उस लोकल गवर्नमेंट में भी इलेक्शन होगा, वो लोकल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन होगा। मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन होता है, उसी तरह वो लोकल गवर्नमेंट में भी इलेक्शन होना जरूरी है। अराउंड 1/3 ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन। 1/3 सीट किसके लिए रहना चाहिए? वुमेन्स के लिए रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस शेड्यूल ट्राइब SC STs के लिए, उनके लिए जो पर्टिकुलर सीट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोले गए हैं वो रिजर्व होने चाहिए वहां पे, जैसे बताया गया। अब उस दौरान एक चीज पहले बनाया गया, पहले क्या था, इलेक्शन कमीशन था सेंट्रल में, वो दिल्ली में था, जो पूरा कंट्री का जो सेंट्रल इलेक्शन होता था, स्टेट इलेक्शन होता था, वो दिखता था। अब क्योंकि स्टेट के अंदर भी छोटे छोटे इलेक्शन होने लगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी फॉर्मेशन किया गया और उसी के हेल्प से म्युनिसिपल इलेक्शंस होता था।
म्युनिसिपल इलेक्शन होता था जिसमें म्युनिसिपैलिटीज में आपके चेयरमैन इलेक्टेड होते थे, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया तो वहां पे मेयर इलेक्टेड होते थे। संबलपुर इज राइट नाउ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो बड़ा सिटीज या टाउन हो जाते हैं वहां पे म्युनिसिपैलिटी नहीं होता, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। वहां के जो हेड होते हैं उनको मेयर बोला जाता है। वेयर म्युनिसिपैलिटी जहां पे होता है वहां पे जो हेड होता है उसको चेयरमैन बोला जाता है। दोनों में खाली नाम का फर्क है, काम का कोई फर्क नहीं है। तो अब बात यहां पे ये आता है, हाँ दोनों में पावर सेम होता है, दोनों में कोई एक्स्ट्रा पावर का नहीं होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब आता है मेयर बोला जाता है, और मेयर के पास एक्स्ट्रा पावर में खाली ये चीज होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब बन जाता है तो मेयर ये कर सकता है, थोड़ा उनके पास मॉनिटरी फंड थोड़ा ज्यादा होता है, कहीं पे टैक्सेशन कलेक्शन करने का सिस्टम थोड़ा अलग सा होता है, थोड़ा उनका ऑफिस का नाम चेंज हो गया। अगर सोच लो मैं अगर यश को वैदिक में बिठा दूं, विकास में बिठा दूं, या किसी भी स्कूल में लेकर बिठा देता हूँ तो इंसान ही रहेगा ना। तो वैदिक में रहा तो इंसान है, विकास में गया तो भेड़ नहीं बन जाएगा, सेवन हिल्स में गया तो बकरी नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जहां पे भी जाएगा इट्स रिमेन्स द सेम, इट रिमेन द इट विल रिमेन द सेम, इट विल रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि वो सेम रहेगा, क्योंकि ओवरऑल वही चीज है कि उनको पावर वही रहता है, खाली नाम्स का चेंज होता है। कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा काम्स का जो बड़ा चीज होता है तो उसी के हिसाब से एक्स्ट्रा चीजें उनको मिलते हैं। अब इसमें नॉट ओनली खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टेट में उसके भी लोअर फॉर्म में दिया गया। अब जहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज नहीं है, अब गांव वाला इलाका हो गया, कोई छोटा सा ज्यादा डेवलप नहीं है, तो बड़े टाउन में तो म्युनिसिपैलिटीज रह गया। संबलपुर में टाउन में म्युनिसिपैलिटीज है, लेकिन संबलपुर के पास वाले इलाके में चले जाओगे, मानेसर चले गए, भतरा चले गए, ये सारी जगहें हैं, भतरा हो गया, मानेश्वर हो गया, या फिर कोई भी चले जाओगे एरिया में, तो इंटीरियर तो वो क्या बन जाएंगे, वहां पे पंचायत बन जाता है, वहां पे पंचायत राज। क्योंकि लोकल रूरल एरिया में, गांव वाले इलाके में पंचायती राज सिस्टम, मतलब पंचायत वहां पे बने रहेगा, और ईच विलेज हैविंग अ पंचायत, हर गांव में पंचायत होता है। कुछ गांव जब मिल जाते हैं तो वहां पे पंचायत समिति भी फॉर्मेशन से होता है, जहां पे हर पंचायत में पंच होते हैं, मतलब 5 पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, ग्राम पंचायत में इलेक्ट किया जाता है, और वो उस जगह को देखते हैं। लाइकवाइज आपके टाउन्स में क्या होता है, वार्ड मेंबर बुलाता है या ब्लॉक मेंबर बुलाता है। आप कौन सा, आपको लोग देखना एड्रेस में जब भी बात होता है तो आप कौन सा वार्ड होता है, वार्ड नंबर 1 2 3 वैसा होकर स्प्लिट अप होता है। तो वार्ड जो रहता है उसी तरह गांव जो वार्ड मेंबर होते हैं उसी तरह वो पंच, गांव का क्या होता है, वो पंचायत होता है, जहां पे पंच इलेक्टेड होते हैं। वहां पे ये होता है कि दे आर अप्रूवल, जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूवल है वहां पे। द पंचायत मीटिंग एटलीस्ट एक साल में मिनिमम 2 से 3 बार तो पंचायत मीटिंग होना कंपलसरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस उनका एक एनुअल बजट बनता है ग्राम पंचायत को, रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, पंचायत कैसा काम कर रहा है, उसको क्या पैसा चाहिए। ऑब्वियसली ग्राम पंचायत के लिए बना दी तो काम नहीं बनेगा, उसको कहीं अपने गांव का रोड बनाना है, कहीं पे स्कूल से रिपेयर का, कहीं पे तालाब का रिपेयरिंग करवाना है, कुछ करना है, तो वो सारा पंचायत से परमिशन से होता है। तो और फंडिंग कहाँ से आता है, गवर्नमेंट से आता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट से होते हुए वो आ जाता है पंचायत के बाद। तो एनुअल बजट बनता है कि हमारा इतना रुपया खर्च होगा। तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज अप द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट का ऊपर देखें तो उसका सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि आपको ऑलरेडी हमने बता चुका है कि उसके ऊपर का फ्यू ग्राम पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, वो लोग मिल जाएंगे। ग्राम पंचायत तो उनका क्या बन जाता है, पंचायत समिति बन जाता है, जिसको आप लोग ब्लॉक बोलते हो या फिर मंडल भी बोला जाता है। तो अब एक गांव में एक पंचायत है, दूसरे गांव में दूसरा पंचायत, तो ऐसे 10-15 गांव मिल गए, तो वो सारे इकट्ठा होकर क्या बन जाएंगे, पंचायत समिति। तो हर पंच में से जो सरपंच होते हैं वो लोग बेसिकली वहां पे जाकर मीटिंग होता है, डिस्कशन होता है कि उस जगह का कैसे डेवलपमेंट करे, कुछ भी प्रॉब्लम्स का इश्यूज को सॉल्व करे। तो ये सारे डिस्कशंस भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में होते हैं। तो ये सारे इलेक्टेड होते हैं, ये सारे हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और अल्टीमेटली जो सबसे ऊपर पंचायत समिति से भी अगर ऊपर आ जाता है, बहुत सारे पंचायत समिति मिल जाके अगर आते हैं तो आखिरी में आता है जिला परिषद, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होता है।
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होते हैं, आप लोग जिला परिषद में देखते हो, और इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द लोकसभा एमएलए इलेक्टेड होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड होते हैं। ये लोग जो इलेक्टेड होते हैं ये उन जगहों के मतलब उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स का अगर मैं बात करूं, एमपीज का बात करूं, क्या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज का बात किया जाए, तो एमपीज में अभी अगर हम लोग बात करते हैं संबलपुर में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो एमपी के में इलेक्टेड हुए हैं, और एमएलए वाले जो इलेक्टेड होंगे वो स्टेट काउंसिल में जाके बैठेंगे, पर एमपी में जो इलेक्ट हुआ है वो जाके लोकसभा में बैठेगा। रिसेंटली द प्रिंसली स्टेट ऑफ द नीतीश गंगदेव शायद है, या नीतीश देव जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो जो देवगढ़ के रॉयल प्रिंसली स्टेट के मतलब उत्तराधिकारी हैं, आज के दिन में संबलपुर के अंडर में एमपी के सीट में उन्होंने इलेक्टेड हुआ है। नीतीश जी जो अभी इलेक्टेड हुए हैं तो वो संबलपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द लोकसभा, तो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लाइक वाइज जिला परिषद, जैसे बता चुका हूं, जिला परिषद का हेड कौन होता है, जिला परिषद का हेड को हम लोग बोलते हैं चेयरपर्सन या चेयरमैन बोला जाता है। इमीडिएटली उसी तरह लोकल गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं अर्बन एरिया में, ये तो गांव का हो गया, अर्बन एरिया का अगर किसी जगह में है तो वहां पे होता है म्युनिसिपालिटीज रहता है, और म्युनिसिपालिटीज का अगर ऑल्टरनेट होता है, जैसे हमने सिटीज बन गया तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनका हेड हो जाता है मेयर, और म्युनिसिपालिटी में उनका हेड होता है कौन, चेयरमैन। तो वहां के हेड को बोला था। तो उसी तरह ये लोकल सिस्टम जो बनाया गया, द लोकल सिस्टम ऑफ द न्यू सिस्टम हम लोग जो देख रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट में लार्ज एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी में एक्सपेरिमेंट किया गया था। नाउ अगर बात किया जाए तो इंडिया में नियर अराउंड 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। अब बोलोगे सर 36 लाख, आप पागल हो गए हो कि हमारी लोकसभा में तो इतना सीट है ही नहीं। डन, सही बात है, लेकिन ये सारे लोकसभा के मेंबर नहीं है, ना ही राज्यसभा के, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। इन सबको छोड़ने के बाद भी ग्राम पंचायत के पंच के मेंबर हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स हैं, ये सारे इलेक्टेड होते हैं। म्युनिसिपैलिटीज में जब इलेक्टेड होते हैं, म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, लेकिन उनका जो संभालने के लिए 5 साल के लिए वहां पे जो चेयरपर्सन बैठता है, उसके साथ एक कमिटी इलेक्ट होती है, वो वार्ड मेंबर, ब्लॉक मेंबर, ये सारे मिला के 36 लाख पीपल इलेक्टेड होते हैं हर 5-6 साल में जो इलेक्शन होता है। जैसे ऑल्टरनेट्स में होता है हर कंट्री में, तो हमारे कंट्री में 36 लाख के आसपास है। अगर ये नंबर टाइम के साथ, अगर हमारा पॉपुलेशन जहां पे जिस जगह में बढ़ता है उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये नंबर भी चेंज होने के चांसेस रहते हैं। पहला बात किया गया था, एक टाइम था कि जब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, नील नहीं था, पार्टिसिपेशन कम क्योंकि उनको माना नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि औरतें खाली घर के काम के लिए, वो बाहर का कुछ काम नहीं कर सकती। दे कांट इवन डू द आउटर वर्क, दे आर ओनली बॉर्न टू केयर द हाउसहोल्ड थिंग एंड देयर बेबीज ओनली। ये सोचा जाता था, वुमेन्स को उतना राइट्स नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे करके लास्ट फ्यू इयर्स में, अगर लास्ट 10 से 20 साल के अंदर हम लोग देख लेते हैं, तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब धीरे धीरे करके लोगों की भी सोचने की क्षमता बढ़ रही है। इसी वजह से औरतें आज की डेट में लोकल में, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर लेवल, बट इन द लोकल लेवल्स में, जो लोअर लेवल में है, उसमें बहुत ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन हो रहा है। आप लोकल्स पंचायत समिति, यू कैन चेक आउट द इलेक्शन टाइम में, पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक मेंबर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वार्ड मेंबर, ये सारे जितने भी इलेक्शन आप देखिएगा, देखिए वुमेन्स आजकल जी तोड़ के पार्टिसिपेशन करी, वुमेन्स बहुत सारे कैंडिडेट्स हो रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टी भी फोर्स कर रहा है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट बढ़ाओ, वुमेन्स को बढ़ाओ, क्योंकि दीज आर द वुमेन्स हु कैन टेक केयर ऑल ऑफ दीज। ये कैसे टेक केयर कर सकती है, मतलब जिस तरह से वुमेन एक घर संभालती हैं, तो महीने भर का राशन पत्र का पूरा एक हिसाब, अगर कहीं पे कम भी हुआ तो भी वो एडजस्ट कर लेती हैं, कहाँ पे, तो दे आर द पर्सन। अगर एक एलिजिबल वुमेन के हाथ में भी आ जाएगा, then she can easily control those area, और उस एरिया का बहुत अच्छे से, खाली कंट्रोल का बात नहीं होता, बहुत अच्छे से डेवलप करवा सकती है।
तो दैट्स रीजन की, और वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा बात है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये चीज किया जा रहा है। एंड दैट्स रीजन कि आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो लोकल गवर्नमेंट्स में हम लोग बहुत ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जैसे हमने बताया था कि सेंट्रल और स्टेट लेवल्स में, अपर दो लेवल्स में थोड़ा कम है। क्यों बोल रहा हूँ, बोलोगे ऐसा क्यों है? हम लोग तो देखते हैं मिनिस्ट्री में भी है वुमेन्स, नो डाउट मिनिस्ट्री में है वुमेन्स, लेकिन आप कंपैरेटिवली देख लो आज तक इंडिया में कितने वुमेन हैं जो प्रेसिडेंट बने। एक प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, ये एक बनी है। उसी तरह अगर बात किया जाए कितने लोग पीएम बने हैं वुमेन, ओनली वन, दैट इज द इंदिरा गांधी। अब बात आता है सीएम के पास आ जाओ, कितने वुमेन हैं जो सीएम है? गिन चुन के 3-4 स्टेट्स हैं जहां पे वुमेन सीएम है। उनमें से एक रिनोन नेम अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में सब जगह चर्चे में आती है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की। तब उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं राजस्थान में भी ऑलरेडी राजे बोल के जो हैं वो थे। उसी तरह तमिलनाडु में नाम उनका भूल गया हूँ, कुछ एक नाम था, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, तमिलनाडु में भी थे। तो ऐसे होकर हम लोग अलग अलग स्टेट्स का भी देखते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में भी हमको देखने को मिलता है। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एट द हायर लेवल वो बहुत कम है, ज्यादा है ही नहीं। बट स्टिल आज के डेट में लोग अवेयर हो चुके हैं, वुमेन अवेयर हो चुकी हैं। अब लोग धीरे धीरे करके वुमेन्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसके वजह से लास्ट टू इलेक्शंस अगर हम लोग ले, लास्ट 10 साल में अगर हमको देखा जाए तो लास्ट 10 साल में बहुत सारी चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। I think with this your chapter came to an end.